नमस्कार, 24 न्यूज प्लस के इस एक और नए मैरी टॉक में मैं आप शिल्पा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम सिर्फ आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आपके हेल्थ से रिलेटेड कितने भी कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में हम हमेशा देखते आते हैं, या तो फिर वो सर्दी जुकाम हो सकता है, या फिर किसी दिल की बीमारी, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, या फिर ब्लड प्रेशर की। ये वो बीमारियां हैं जिन्हें हम आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं फेस करते हैं। आज ऐसे ही एक और खास मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं, हड्डियों से जुड़ा। हमारे बोन फ्रैक्चर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, चाहे वो किसी एक्सीडेंटल तौर पर हो, या फिर कहीं घर में काम करते वक्त ही क्यों ना हो, या फिर कोई गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द, यानी कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती है, इन सबको आए दिन हम फेस करते हैं। आज इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसी समस्या से ग्रसित है या ऐसी किसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो 51099951 पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज आपसे सीधे तौर पर फोन के जरिए बात करने के लिए हमारे बीच जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं है और वो उन्हें सबका प्यार मिलता है। और अगर ये कहा जाए कि अस्थि रोग विशेषज्ञों में उनका एक खास जाना पहचाना नाम है, तो जी हाँ, आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत करने वाले हैं डॉक्टर विनोद काटजू का। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो। नमस्कार। आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। अगर हमारी जोधपुर की जनता, दर्शक कोई भी सवाल पूछना चाहती हैं अस्थि रोग से जुड़ा हुआ, तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं 51099951 पर। जब तक आप कॉल करें तब तक मैं सर से सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जिस खास मुद्दे के बारे में, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। मेरा एक जेन्युइन सबसे पहला सवाल है कि कहा जाता है कि हड्डियां कमजोर होती हैं, कि बच्चे डाइट नहीं लेते हैं तो हड्डियां कमजोर होती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, हड्डियों में किसी तरह का पेन होता है। तो वाकई में क्या न्यूट्रिशंस नहीं मिलने की वजह से हड्डियों में कमजोरीपन आता है? हाँ, पहली बात तो है विटामिन डी जरूरी होता है जी। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम कितना भी खा लीजिए एब्जॉर्ब नहीं होएगा। ओके। और इसकी कमी, विटामिन डी की कमी इसलिए होती है कि खाने में कमी होती है और धूप में नहीं बैठते हैं। स्किन को एक्सपोज करना जरूरी होता है सनलाइट से कम आधा घंटे रोज, और वो भी रात दिन को 11 से 1 बजे के बीच में, जब सूरज ऊपर होता है उस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो आधा घंटा जरूरी होता है गर्मियों में, और सर्दियों में 1 घंटा जरूरी होता है। हिल स्टेशंस पे और ज्यादा जरूरी होता है टाइम। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन्स वीक रह जाएंगी। तो बोन्स वीक जन्म से भी होती हैं कुछ कंडीशंस में, जिन्हें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं। कुछ बच्चों में होती है जिसमें रिकेट्स कहते हैं, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। और ओल्ड एज में, जैसा कि सब जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक टाइम होता है सुबह 11 से 1 बजे तक धूप लेने का। फॉरेन कंट्रीज में जो बीच पर सन बाथ लेते रहते हैं, वो प्रोस्पेक्टस हमारे जोधपुर में कम है। हाँ। वहां पर फिर वो प्रॉब्लम्स कम होती हैं? हाँ, वहाँ वो सन बाथ इसीलिए लेते हैं ताकि विटामिन डी एक्टिवेट हो जाए। सनलाइट से विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। और अगर हमारे डाइट शेड्यूल की बात करें कि उसमें किन चीजों को फॉलो करना चाहिए जिससे विटामिन डी की शिकायत खत्म हो जाए? विटामिन डी एक तो नॉन वेजिटेरियन, एग्स में, फिश में, और उसमें ज्यादा था। वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। जी, ओके। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है, हम बच्चों के पैदा होने से एक बात करते हैं, आफ्टर या ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम हमने सुना है कि बच्चों के हाथों में या पैरों में किसी तरह का फ्रैक्चर आ गया है। क्या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है या उसका ट्रीटमेंट हो जाता है? वो जैसा कि मैंने आपको बताया, जन्म से जो बोन्स वीक होती हैं वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहलाता है। उसमें ड्यूरिंग डिलीवरी भी इतनी फ्रेजाइल बोन्स होती हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी भी फ्रैक्चर हो जाता है, या पहले महीने 2 महीने में फ्रैक्चर हो जाता है। और वो कंडीशन बड़ी ट्रिकी कंडीशन होती है। उससे हड्डियां टूटती जाती हैं और जुड़ती जाती हैं, टेढ़ी जुड़ती जाती हैं। तो उनको फिर बाद में ऑपरेशन करके सीधा किया जा सकता है। जी। अच्छा, ऐसे भी काफी बच्चे देखने में आते हैं जो 6-7 साल के हो जाते हैं, पेरेंट्स नोटिस नहीं करते हैं कि उनके पैरों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सही नहीं होता है, या फिर हाथों का स्ट्रक्चर सही नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या किया? वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है, उसमें बोन्स मिनरलाइजेशन कम होता है, कैल्शियम डिपोजिशन बोन में कम होता है, तो बोन सॉफ्ट होती है। तो जब बच्चा खड़ा होता है पहले 2 साल उसके बोइंग होती है जी। घुटने जो है बोइंग होती है पहले 2 साल तक। तो उस पहले 2 साल में अगर बोन वीक है तो बोइंग होगी, और 2 साल के बाद फिर घुटने सीधे होने शुरू हो जाते हैं 4 साल तक जी। उसके बाद अगर बोन वीक होती है तो नॉक नहीं हो जाती है, मतलब घुटने अंदर आ जाते हैं।
अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभार हमें घुटनों में किसी तरह के दर्द या किसी कॉम्प्लिकेशन की शिकायत मिलती है तो डॉक्टर अमूमन तौर पे कहते हैं कि पैर की हड्डी बढ़ गई है। ये हड्डी बढ़ने का इशू क्या लॉजिक रखता है? हड्डी बढ़ना कई चीजें होती है। एक कंडीशन होती है जिसमें एडी में हड्डी बढ़ जाती है, फीमर में हड्डी बढ़ जाती है, रीढ़ की हड्डियों में बढ़ जाती है, वो एंथीसाइटिस कहलाती है, वो डिजीजेस से होती है। और एक जो हड्डियां बढ़ती हैं वो डिजेनरेटिव चेंजेस में, जैसे घुटने में घुटना घिस गया तो उसके घुटने के जॉइंट के बाहर हड्डी बढ़ जाती है, रीढ़ की हड्डी घिस जाती है तो रीढ़ की हड्डी में भी हड्डी बढ़ जाती है। अच्छा। और एक कंडीशन होती है जिसे डिश कहते हैं, उस कंडीशन में रीढ़ की हड्डी के जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर हड्डी बन जाती है और उससे रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आ जाती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, तो ये ग्रीस क्या है? ग्रीस जो है नॉर्मल फ्लूइड, जो जॉइंट का फ्लूइड होता है वो विद एज या ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो कम हो जाता है, जैसे लोग कहते हैं ग्रीस कम हो गया। तो आजकल एक इंजेक्शन आता है जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, ग्रीस जिसे कहते हैं लेमन में, वही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो पेशेंट घुटना बदलवाना नहीं चाहते या डिले करना चाहते हैं उनमें वो इंजेक्शन लगा देते हैं तो 1.5 साल तक वो काम कर जाता है। जी। अच्छा, सर्वाइकल जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करते हैं। सर्वाइकल से आजकल अमूमन हर दूसरा आदमी फेस कर रहा है, प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल दर्द किस तरह का होता है, कैसे होता है? और ये सर्वाइकल मीन्स नेक जी, और स्पॉन्डिलोसिस मीन्स डिजेनरेशन जी। तो पूरा नाम इसका है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और यही कमर का जब होता है लंबर स्पाइन में उसे कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो जैसे घुटने घिसते हैं वैसे गर्दन की हड्डियां भी घिसती हैं, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो इसमें गर्दन में दर्द और स्टिफनेस शुरू हो जाती है जी। और जो गर्दन से नसें निकलती हैं, हाथ में आने वाली नर्व्स, अगर उनको ये प्रेस करती हैं जो न्यू बोन्स हैं या एडिशंस होते हैं तो हाथ में दर्द आने लग जाता है, जिसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। ओके, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स क्या किसी पोस्चर की वजह से होती है, या जो आप रीजन दे रहे हैं कि हड्डी बढ़ना या ग्रीस खत्म होने का जो वही कनेक्ट करता है? ये जो है हड्डियां घिस जाती हैं, लेकिन ये जिसका पेन और प्रेसिपिटेट होता है पोस्चर की वजह से जी। और आजकल जैसे कॉर्पोरेट में या कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे बैठते हैं तो उससे इसका पेन और ये एग्रेवेट हो जाता है। तो ये एक तरह से कंप्यूटर डिजीज भी कहलाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कॉमन है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं पोस्चर करेक्शन की जी। और स्ट्रेंथनिंग की। अच्छा, जब हम बिस्तर पर सोते हैं क्या तब भी हमारे पोस्चर की वजह से बोन्स रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कि अगर ठीक ढंग से नहीं सोते? हाँ, अगर ढंग से पोस्चर नहीं हो सोने का, या कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग लाइंग डाउन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, एक ही पोजीशन में अगर बहुत देर रहे तो दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कंसेप्ट होता है कि तकियों का इस्तेमाल किया जाए कि नहीं सोने के वक्त? तो ये थोड़ी सी लोगों में गलत धारणा है कि तकिया काम में नहीं लेना चाहिए जी। तकिया लेना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, देखिए आप करवट से लेटेंगे तो कंधा पलंग पे रहेगा जी, सिर तकिए पे रहेगा जी, लेकिन गर्दन हवा में रहेगी। ये प्रॉब्लम होती है। तो तकिया लगाना चाहिए और कंधे तक खींच के लगाना चाहिए ताकि सिर और गर्दन दोनों तकिए पे रहें, उन दोनों को सपोर्ट मिले। और इसको हम कहते हैं कॉन्टूर पिलो, सो दैट दिस पिलो टेक्स अप द शेप और कंटूर ऑफ द नेक। ये जयपुर में आज से 50-60 साल पहले एक दुकान हुआ करती थी चौड़ा रास्ते में जी। बनारसी दास जी। तो वहाँ ऑर्थोपेडिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बड़े मशहूर पीके सेठी होते थे जी। तो उन्होंने उसको डिजाइन करके एक तकिया दिया था सेमल की रुई का। अच्छा। जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पिलो कहते थे। वो आज भी मिलता है वहाँ बनारसी दास की दुकान पे। अच्छा, आज भी मिलता है? हाँ, अब तो मेडिकल कंपनीज ने भी ये तकिए बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर आप ये तकिए नहीं लेना चाहें तो सॉफ्ट तकिया लें और गर्दन और सिर दोनों तकिए पे रखें जी। मेरा एक सवाल आपसे ये कि जो सर्वाइकल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इन्हें बड़े ही फेस करते हैं या छोटे बच्चे भी फेस करते हैं? बड़े। अच्छा, दिस इज कॉमन आफ्टर 40। ओके, उससे पहले ये शिकायत नहीं रहती? हाँ, उससे पहले पोस्चरल प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं। और महिलाओं में ज्यादातर इनकी शिकायत रहती है, ऐसा क्यों? हाँ, महिलाओं में क्या होता है कि नेक मसल्स वीक हो जाते हैं जी। अगर नेक मसल स्ट्रांग होंगे तो नेक को सपोर्ट मिल जाता है तो पेन इतना नहीं होता जी। फीमेल्स में नेक एक्सरसाइजेज नहीं हो पाती हैं और थोड़ा पोस्चर का भी है प्रॉब्लम, इसलिए कॉमन है। अच्छा,
मेरा एक सवाल कूल्हों से रिलेटेड है। कूल्हों की जगह से खिसक जाना कहते हैं कि कूल्हों की हड्डी खिसक गई है या कूल्हों में किसी तरह का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या होते हैं मोस्ट? कूल्हे की हड्डी नहीं खिसकती है, एक कूल्हे में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ये बड़ी कॉमन डिजीज है जिसे एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं जी। और ये होने के बाद फिर कूल्हा बदलवाना पड़ता है। और इसके अपने यहाँ कॉमन कॉज जो है वो या तो है अल्कोहल टेकिंग जी, लिकर लेने से ब्लड सप्लाई रुक जाती है जी, या फिर डायबिटीज जी, या फिर एक दवाई होती है स्टेरॉइड्स कॉर्टिजोन्स जी, वो लेने से भी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो इन कंडीशंस को ध्यान रखें तो हेड ऑफ फीमर की ब्लड सप्लाई नहीं रुकती है जी। अच्छा, घुटनों की जो हम बात कर रहे हैं, अगर कोई 30 या 40 साल का युवा है, अगर वो किसी तरह का ट्रीटमेंट या ऑपरेशन करवाता है तो उसकी रिकवरी होना कहीं तक एक सही है, जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जब अपने लिगामेंट्स इंजर्ड होते हैं या फिर घुटनों का ऑपरेशन करवाते हैं, उस वक्त ये भी प्रॉब्लम रहती है कि वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे या नहीं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या घुटनों का ट्रीटमेंट ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? ये घुटने में लिगामेंट्स इंजरी जो है वो अलग चीज है और ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग है जी। लिगामेंट इंजरी यूजुअली यंग एज में होती है जी। खेलते वक्त या फिसल गए, लिगामेंट टूट गया तो उसके लिए आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर की जाती है। पहले इसको ओपन सर्जरी करके करते थे, आजकल थ्रू आर्थ्रोस्कोपी करते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये करा लेनी चाहिए। इसको नहीं कराने से बाद में फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है जी। और जिनके ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है ओल्ड एज में, उनको भी अगर वो सेकेंड स्टेज के बाद है, थर्ड फोर्थ स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। नहीं तो जितनी एज बढ़ती जाएगी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती जाएंगी तो रिजल्ट उतना ठीक नहीं होएगा जी। अच्छा, ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि जिनके घुटनों पर अगर किसी भी तरह की चोट लगती है और घुटने अपनी जगह से जॉइंट से हट जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें पुश करके अपनी जगह वापस ले आया जाता है, तो ये एक चीज सोचने वाली है या फिर इसे इजीली वे में लिया जा सकता है? ये सबलक्सेटेड नी जो होती है उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन उसमें साथ में लिगामेंट इंजरी होती है तो वो लिगामेंट रिपेयर करा लेने चाहिए जी। अच्छा, मैं फर्स्ट एड की बात करती हूँ। हमारे को फर्स्ट एड का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। एक्सीडेंटल केसेस में या फिर घर पे ही किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो उस वक्त एज अ मेंबर हम लोगों को सबसे पहले क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो है जो अभी लोग समझते नहीं है। कहीं चोट लगती है, भले स्पोर्ट्स में लगे, चाहे ट्रैफिक में लगे, चाहे पैर मुड़े, लोग गर्म पानी का सेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इससे उल्टा हो जाता है। कहीं भी चोट लगे तो ठंडा बर्फ का सेक करना चाहिए पहले 2 दिन तक, 48 आवर्स बर्फ का सेक करना चाहिए। उससे जो ब्लड वेसल्स अंदर इंजर हुई हैं वो बंद हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी और स्वेलिंग नहीं आएगी जी। अगर आप गर्म पानी का सेक करेंगे तो वो फैल जाएंगी नसें और ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो हमेशा ठंडा सेक करें। आपने देखा होगा क्रिकेट में, फुटबॉल में कहीं चोट लगती है तो स्प्रे करते हैं, दैट इज कोल्ड स्प्रे। तो कहीं चोट लगे, कुछ लगे तो पहली चीज तो है बर्फ का सेक करें 48 आवर्स। उसके बाद इमोबिलाइज करें उसको कोई चीज बांध के या कुछ, और देन शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल फॉर एक्सरेज जी। अच्छा, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और प्लास्टर करवाने की बात आती है तो प्लास्टर करवाने के वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, या फिर जब प्लास्टर उतरवाया जाता है तब क्या ध्यान रखने लायक बातें होती हैं? प्लास्टर कहीं चोट लगती है तो स्वेलिंग आती है, 48 आवर्स तक स्वेलिंग बढ़ती है जी। उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। तो डॉक्टर 48 आवर्स तक जिसे स्लैब कहते हैं, कच्चा पट्टा, वो लगाते हैं। क्योंकि अगर पक्का पट्टा लगा देंगे, कास्ट लगा देंगे तो वो टाइट हो जाएगा जी। तो 48 आवर्स टू 36 आवर्स, मे बी मोर 72 आवर्स कच्चा पट्टा देते हैं। स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है, फिर पक्का पट्टा देते हैं जी। और ढंग से दिया हुआ कच्चा पट्टा, पक्का पट्टा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अच्छा, जब प्लास्टर खोल दिया जाता है तब क्या जो पेशेंट्स को सजेशन दिया जाता है हल्की एक्सरसाइज करने का और पेशेंट इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, तो ये कितना हानिकारक हो सकता है? प्लास्टर लगने में
अगर पेशेंट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करे, जी, प्लास्टर लगे लगे भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है पेशेंट। जो डॉक्टर उनको बता देते हैं कि प्लास्टर के अंदर भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहो, जी, अगर पेशेंट वो करता रहता है तो प्लास्टर खोलने के बाद रिहेबिलिटेशन टाइम कम हो जाता है, जी, मतलब उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। जो पेशेंट नहीं करता है प्लास्टर में, तो प्लास्टर खोलने के बाद जॉइंट स्टिफ भी हो जाता है, मसल वीक भी हो जाते हैं, तो फिर फिजियोथेरेपी लंबे टाइम चलती है। जी। डायबिटीज पेशेंट जब किसी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और फ्रैक्चर्स होते हैं, तो क्या ये वाकई में सच है कि उन्हें रिकवरी करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है? डायबिटिक्स में रिकवरी स्लो होती है। जी, उसका रीजन सर? उसका रीजन ये है कि डायबिटिक्स में ब्लड सप्लाई कम होती है, जी, तो हर एक चीज ब्लड सप्लाई से के थ्रू ही जाते हैं। टिश्यू हीलिंग भी ब्लड सप्लाई से ही होता है, जी, और जो नर्व्स के साथ में जो ब्लड वेसल्स चलती हैं, जी, वो भी सिकुड़ने से सेंसेशन वगैरह भी कम होता है। जी, तो डायबिटिक्स में रिकवरी जो है स्लो होती है, हीलिंग भी स्लो होती है, भले ही फ्रैक्चर हो चाहे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो। जी। अच्छा, कमर दर्द की बात करते हैं। कमर दर्द से सबसे ज्यादा जो है महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं, तो महिलाओं को इसकी शिकायतें ज्यादा क्यों रहती है? घर का काम करने की वजह से? महिलाओं में ये कमर का दर्द ज्यादा इसलिए भी है कि वो एक्सरसाइज कम होती है और घर का काम ज्यादा होता है। घर के काम में भी भारी चीजें उठानी पड़ती हैं, और भारी चीजें रखने का और उठाने का भी तरीका होता है। जी, जैसे किचन में ये अर्गोनॉमिक्स कहलाता है, ये टॉपिक अर्गोनॉमिक्स है, जी, हाउ टू डू वर्क विदाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ एनर्जी। ओके, अर्गोनॉमिक किचन का क्या सिस्टम है, जैसे शेल्फ है, जी, उसमें भारी चीजें जो हैं वो कमर की हाइट पर यूटेंसिल्स रखने चाहिए, जी, हल्के जो है वो ऊपर और नीचे रखने चाहिए ताकि उठाने में दिक्कत नहीं हो, जी, और झुक के काम नहीं करना चाहिए, और लगातार देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। एक जगह पे खड़े रहने में ज्यादा थकान होती है, बल्कि कुछ स्टेप्स लेते रहें तो कम थकान होगी। और ज्यादा देर तक खड़ा रहना है तो एक फुट स्टूल रखें, एक टांग थोड़ी सी ऊंची रखें, उससे थकान कम होती है। जी। अच्छा, हमें सुनने में बहुत आता है मुंह में कि किसी बात पे कि मांस फट गया है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, मांस फट गया है, हाथ का, पैर का, कहीं का भी, बैक का भी, तो ये मांस फटने से क्या लॉजिक है? मांस फटना मसल टेयर भी हो सकता है और लिगामेंट टेयर भी हो सकता है, और मांस फटने में हीलिंग उतनी ही टाइम लगता है जितना कि बोन के फ्रैक्चर में लगता है। अच्छा, तो इसका भी ट्रीटमेंट वही होता है? ट्रीटमेंट वही होता है, वेट एंड वॉच, इमोबिलाइज इट एंड देन वंस इट हील्स तो उसको एक्सरसाइज करनी। अच्छा, कभी कभी जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कोई भी एक्सीडेंटल केस लेकर, तो मैं इस चीज को लेकर इतना कंफर्म नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कभी चॉइस देते हैं कि आप ओपन सर्जरी करवाना चाहेंगे या दूरबीन से प्रेफर करेंगे, तो सर आपको क्या लगता है क्या बेटर है और क्यों? आजकल जमाना मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का है जी, जॉइंट्स का, शोल्डर हो, नी हो, एंकल, रिस्ट, सब में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। जी, एक छेद में से दूरबीन डाल के रिपेयर कर देते हैं। जी, और आजकल प्लेट और ये जो लगते हैं नेल्स वगैरह फ्रैक्चर में, ये भी मिनिमल इन्वेजिव से ही होता है। नेल्स जितनी होती है वो एक्सरे में देखते देखते एक छेद में से डाल देते हैं बोन के अंदर। जी, ऐसे ही प्लेट भी है, छोटे से इंसिजन से उसके अंदर स्लाइड कर देते हैं प्लेट को। जी, जी, तो ये आजकल मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी का जमाना है, इससे टिश्यू डैमेज भी कम होता है, मसल टेयर भी कम होता है, और रिकवरी फास्ट होती है। जी। अच्छा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, देखने में बहुत बार आता है कि खेलते वक्त उनके कंधे की हड्डी उतर गई है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनकी माएँ उन्हें पिक करती हैं, उठाती, एक हाथ से उठाती है, तब उनकी हड्डी एक जगह से खिसक जाती है, वो क्या चीज है? और वो पुल्ड एल्बो होता है जी। ये 3 साल से 6 साल के बीच के बच्चों में कॉमन होता है जी। बच्चों को अगर एल्बो के आगे से फोर आर्म से उठाते हैं तो ये जो हेड ऑफ रेडियस होता है जी। एल्बो में, ये लिगामेंट में से निकल जाता है, जिसे पुल्ड एल्बो कहते हैं, और ये बड़ा इजीली मैनिपुलेट करके वापस सेट कर दिया जाता है, इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। दिस इज नोन एज पुल्ड एल्बो। और 6 साल के बाद फिर ये इट इज वेरी रेयर। ओके। अच्छा, हमने कभी कभी ऐसे मेरिकल्स भी देखे हैं कि जैसे कि हमने काफी ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने बोन्स को जैसा दे वांट वो मूव कर लेते हैं, पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, और जैनू जो बैठते हैं तो नॉर्मल इंसान की तरह बैठते हैं। तो क्या इनकी बॉडी की इतनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उनके लिए माइनस है या फिर किसी तरह का नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कुछ तो डिजीज होती हैं जिसके अंदर लिगामेंट हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स लेक्स होते हैं,
वो उनमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज एक्सरसाइजेज करके अगर हाइपर मोबाइल जॉइंट कोई बना लेता है, कोई नुकसान नहीं है उसमें। जी, अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे बच्चों को जिम्नास्ट में प्रेफर करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एडवांटेज ही रहेगा। एडवांटेज है जी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जब पैदा होते हैं तो उनके हाथों में इतना डेवलपमेंट नहीं होता, या फिर हाथ के उंगलियां नहीं बनी होती, अंगूठे नहीं बने होते, पाम्स नहीं बने, पैरों में टोइज नहीं बनी है, एंकल्स नहीं बनी है, या फिर किसी तरह का ये जो कॉम्प्लिकेशन आता है, इसको क्या रिकवर किया जा सकता है? हाँ, ये उंगलियां नहीं होना, हाथ नहीं होना, पैर नहीं होना, जी, ये फोकोमेलिया कहलाता है। जी। इसके अभी तो ग्लव्स बने हैं, हाथ की उंगलियां और नहीं है, लेकिन फंक्शनल नहीं है वो। जी। पैर की उंगलियों के लिए टेलर मेड जूते दिए जाते हैं जी, वो दे आर वर्किंग। और जो कई बार क्या होता है कि बीच की हड्डियां मिसिंग होती हैं, जी, जैसे थाई बोन मिसिंग है, डायरेक्ट घुटना है और वो है। अच्छा। कई बार घुटने के नीचे की हड्डी मिसिंग है, फुट जो है डायरेक्ट हिप पे लगा हुआ है। जी, ऐसी कंडीशंस के प्रोस्थेसिस आते हैं, जी। जो उनके मतलब पेशेंट के हिसाब से प्रोस्थेसिस बन जाते हैं। अच्छा, पसलियों की बात करते हैं। कहा जाता है कि रिब में भी एक फैक्टर होता है जो रेस्ट करने से बिल्कुल रिकवर हो सकता है। वो किस तरह का फैक्टर होता है जो रेस्ट मांगता है? रिब्स के फ्रैक्चर में भी एक कुछ लोगों को गलतफहमी है। जी। रिब्स फ्रैक्चर जो है, रिब अपने आप जुड़ते हैं जी, और धीरे धीरे उसका दर्द कम होता जाता है। लेकिन लोग क्या है, उसको बांधते हैं बेल्ट लेके या कुछ, चेस्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट। वो गलत है, क्योंकि फ्रैक्चर हीलिंग जो है जी, वो चेस्ट एक्सपेंडेड पोजीशन में होनी चाहिए। जी। तो इट इज बेटर टू गिव डीप ब्रीदिंग, मतलब चेस्ट को फुलाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए रादर देन कंस्ट्रिक्टिंग, सिकुड़ने नहीं चाहिए। अच्छा, सिर में जब किसी तरह का फैक्टर होता है तो वो फैक्टर सबसे ज्यादा असर किस पार्ट पे डालता है सिर के? सिर का। जी। सिर के फ्रैक्चर में अगर ब्रेन डैमेज नहीं है, जी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन 2 सेंटीमीटर्स या जो डिप्रेशन है उसको एलिवेट कर देते हैं स्कल बोन को। जी। और अगर ब्रेन डैमेज है तो न्यूरोसर्जन सर्जरी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि महिलाओं को एंकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई 35 साल के बाद ये चीज होना बहुत लाजमी है, यानी अंगूठे और एंकल्स के बीच जो गैप होता है उसमें बहुत ज्यादा एक तरह का पेन होता है, चुभन होती है। वो किस वजह से होती है? वो प्लांटर फेशियाइटिस होती है, जो एड़ी का दर्द और पंजे का दर्द। जी सर। तो प्लांटर फेशियाइटिस लेडीज को कॉमन है। तो एक तो फ्लैट फुट अगर है तो होएगा दर्द, या फिर अगर फुटवेयर अच्छा नहीं है। जी सर। तो फुटवेयर में, मैं फुटवेयर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट इट शुड बी ए गुड फुटवेयर with layers in the soft layers and raised heel। एड़ी थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए पंजे से। जी। तो जो नीचे के लिगामेंट्स और मसल्स हैं वो रिलैक्स रहते हैं। ओके। हमारे पास अभी बेहद सारे सवाल हैं। डॉक्टर विनोद काटजू आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप फोन करना चाहें तो फोन कर सकते हैं 51099951 पर, लेकिन फिलहाल शो में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो डॉक्टर काटजू से इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से मैडी टॉक में मैं शिल्पा नेगी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस बार हमारे साथ डॉक्टर विनोद काजू जुड़े हैं। अगर आपके जहन में अस्थि से जुड़ी कोई कॉम्प्लिकेशन यानी बोन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, 51099951 पे कॉल करके आप डॉक्टर काजू से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जब तक आप कॉल करते हैं सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। ये बहुत जेन्युइन सा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है पूछना बेहद जरूरी है। जितने भी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, हम घर को छोड़ दें, बाहर हमने देखे बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो हड्डियों को नुकसान पहुंचता है पेशेंट्स को। तो सर, ये एक्सीडेंटल केसेस से रिलेटेड आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? मैं 20 साल तक गांधी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट केसेस देखे हैं जी। उनकी वजह जानी है तो 50% केसेस तो या तो जानवरों को बचाने से होते हैं जी, सड़क पे जानवर आ गए, या फिर गड्ढे को बचाने से होते हैं, जानवर गड्ढे बचाने से, या फिर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करने से जी। ट्रैफिक सेंस जोधपुर में बिल्कुल नहीं है जी। लोग, आप कहीं जाइए, जालोरी गेट, पावटा चौराया, रतनाडा चौराया, लोग जो है जेब्रा क्रॉसिंग समझते नहीं है, सर्कल में बीच में टहलते हैं जी। जेब्रा क्रॉसिंग, अच्छा ये चीजें हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, ट्रैफिक रूल्स जो आजकल स्कूलों में बिल्कुल नहीं सिखाए जाते, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी टेलीकास्ट कर करके ये रूल्स सिखाने चाहिए। जैसे स्वच्छता अभियान है, वैसे ही एक्सीडेंट कम करने के भी अभियान होने चाहिए। ट्रैफिक रूल्स सिखाने चाहिए, स्कूलों में सिखाने चाहिए, टेलीविजन पे सिखाने चाहिए। तो इससे मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, एक्सीडेंट सब, हॉस्पिटल का वर्कलोड सब कम होएगा। बिल्कुल। तो मेरी राय में तो एक्सीडेंट को बचाने का स्वच्छता से ज्यादा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। कॉल आगे ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर, अपना सवाल कीजिए। मेरे राइट हैंड हड्डी क्रैक हो गई जी, तो उसमें ना कितना टाइम लगेगा सही होने के? ये हैंड में कौन सी बोन है आपकी? राइट हैंड। नहीं, सीधे हाथ के में जो कोहनी से पहले या कोहनी के आगे का हिस्सा, उंगलियों के पास, हथेली के पास या कलाई के पास, कहने का मतलब ये है। कंधे के ऊपर कोई नहीं है ना? अच्छा, गले के पास इधर। अच्छा, कंधे, शोल्डर पे, शोल्डर के पास फ्रैक्चर हुआ है। ओके, आप अपनी उम्र बताएंगे? 23। अच्छा, 23 साल के हैं आप। और कैसे लगी आपको? किस तरह चोट लगी आपको? गाड़ी से स्लिप हो गया। ओके, कोई एक्सरे करवाया था आपने? कोई किसी तरह का फ्रैक्चर अनाउंस हुआ उसमें? हाँ मैडम। अच्छा जी सर। कितने दिन हो गए आपके फ्रैक्चर को? मेरे आज 22 हुए। तो प्लास्टर करवाया है या ऑपरेट करवाया है? डॉक्टर को बताया, डॉक्टर के यहाँ कंधे पर प्लास्टर नहीं होगा। अच्छा, स्लिंग दिया आपको? वो बेल्ट होता है ना ऊपर, एक तो कंधे वाला और एक हाथ में। हाँ, कॉलर बोन का है आपके फ्रैक्चर, कॉलर बोन का, हसली का। हाँ, डॉक्टर साहब ने ब्रेस दिए। हाँ, ब्रेस दिए ना, तो क्लेविकल का है, कॉलर बोन जिसे कहते हैं। ये 4 वीक्स to 6 वीक्स में जुड़ जाता है। उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी। तो ये कितने दिन सर लगेंगे? 4 वीक्स to 6 वीक्स। 1 महीने से कम 1.5 महीने लगा के रखना पड़ेगा। हाँ, यही लगा के रखना है। और कुछ खाना पीने में? दूध दही। ठीक है सर। हाँ जी। और मक्खन, वो एक अपना एक आता ना, मैदा, लकड़ी, आटा। हाँ, वो कुछ भी कर लो, ये नेचुरल हीलिंग होती है, अपने आप जुड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो जाएगा ना सर? हाँ, जुड़ जाएगा।
ठीक है सर, थैंक यू। ही सो कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ, बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा सर, मेरे को एक जहन में बात आई कि जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ प्लास्टर नहीं हो सकता, बॉडी में ऐसी कैसी जगह है जहाँ पे अगर फ्रैक्चर्स होते हैं तो प्लास्टर्स नहीं लगाया जा सकता? कई, जैसे रीढ़ की हड्डी में प्लास्टर नहीं करते जी बिल्कुल, और पेल्विस में नहीं करते ये जी जी, और स्कैपुला में, ये जो शोल्डर ब्लेड है इसमें नहीं करते, क्लेविकल शोल्डर, ये जो है क्लेविकल जी, इसमें नहीं करते जी, पेरिफेरी जो लिम्स हैं इसमें करते हैं। अच्छा अच्छा सर, अगर इनमें फ्रैक्चर होता है और प्लास्टर नहीं कर सकते हैं तो क्या हर किसी का सोल्यूशन रेस्ट ही है, मेडिसिन और नहीं, स्लिंग्स और वो दी जाती है, क्रेप बैंडेज है, स्लिंग्स हैं, ब्रेसेस, मतलब ऊपरी तौर पर जो आप बैंडेज या बेल्ट सपोर्ट के लिए लगा सकते हैं, वही दिए जाते हैं जी। अच्छा, हम सोशल कॉज के बारे में बात कर रहे थे, जहां आप बता रहे थे कि सफाई के साथ साथ एक्सीडेंटल केसेस को रोकने के लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाने चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे आप हेलमेट और बेल्ट के लिए चालान काटते हो, उसके बजाय इनको ट्रैफिक रूल सिखाने पे ज्यादा जोर दें। जी बिल्कुल सही। हेलो सर, एक और कॉल आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका स्वागत है हमारे शो में सर। हाँ जी जी सर, नमस्ते सर, अपना सवाल पूछिए सर। डॉक्टर, हाँ जी, हाँ मेरे क्या तकलीफ ये है, हाँ जी, मेरे ये जो एडी है ना सर, हाँ जी, तो एडी तो दुखती है, हाँ जी, उसके ऊपर से भी काफी दर्द होता है। ये एडी के नीचे या एडी के पीछे किधर है दर्द? एडी के पीछे होता है और चलता हूँ जब एडी दुखने लगती है। हाँ, रेस्ट के बाद आप जब पैर टिकाते हो तो दर्द करता होगा और चलने पे थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, चलने में थोड़ा सा कम होता है। हाँ, कम होता है वैसे। हाँ, हाँ, दोनों पैरों में है या एक में? एक पैर में है सर, दाहिने पैर। ठीक है, इसके लिए एक तो गर्म पानी का सेक करें जी सर, और फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, वो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीख लें, जी सर, वो करें। और एड़ी वाला जूता पहने, पंजे से एड़ी कम से कम 1-1.5 इंच ऊंची होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। और ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, आप घबराना मत, कई बार 1.5 साल भी चल जाती है तो, लेकिन सेल्फ लिमिटिंग है, ये ठीक हो जाती है, टाइम लगता है, ठीक हो जाती है। सर डॉक्टर साहब, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने क्या है कि किसी ने कहा कि न्यूरो सर्जन को बताओ, ये न्यूरो सर्जन का काम है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, हाँ जी, उससे ज्यादा तकलीफ हो गई। आपका मैंने प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा ये तो हड्डी से संबंधित या इसी से संबंधित मुझे लग रहा है, तो कार्डो साहब से मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। हाँ, गाइडलाइन मिली आपसे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में पेशेंट को सबसे पहले सर मुझे जहाँ तक लगता है ध्यान रखना चाहिए कि यू शुड हैव पेशेंस, क्योंकि ये चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं लेकिन ठीक हो जाती है। हाँ, आप ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछ सकते हो कि कौन कौन सी कंडीशन जो है सेल्फ लिमिटिंग है, तो बताइए सर, बिना वक्त गवाए आप बता दीजिए कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन। जैसे फ्रोजन शोल्डर, ओके, टेनिस एल्बो जी, और डिकर्वेंस रिस्ट में जो लेडीज का पेन होता है। जी जी जी, ये 3 कंडीशंस तो अपर लिम की और एड़ी का दर्द, ये सब सेल्फ लिमिटिंग कंडीशंस हैं। ये 1.5 साल चलती हैं, और डायबिटिक होता है आदमी तो ज्यादा चलती है। सर एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। जी हाँ जी, आपका शो में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा था साहब, हाँ जी, अपने टिश्यूज एडी के नीचे से खत्म होने के बाद वापस रिचार्ज हो सकते हैं क्या? नहीं, दोबारा नहीं होता। तो ये फिर फॉरएवर रहेगा सब? नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कब तक होता है साहब, कितना टाइम लगती है इसमें? ये एड़ी का दर्द टाइम लेता है, कुछ कह नहीं सकते, कईयों के जल्दी हो जाए, नहीं तो 1.5 साल भी लग जाता है। साहब मुझे तो इससे ज्यादा भी बहुत टाइम हो गया है। हाँ, तो आप एक तो ब्लड शुगर चेक कराओ। स्टैंडर्ड अपने जो स्टैंडर्ड शूज, स्टैंडर्ड चप्पल वगैरह यूज करने के बाद भी कभी कभी विदाउट चप्पल चल देता है, तो ये प्रॉब्लम होती रहती है। नहीं, सर अपना ब्लड शुगर चेक करवाइए, ब्लड शुगर कराइए चेक, और ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट कराइए, और बिना चप्पल के मत चलिए, चप्पल की भी एड़ी ऊंची होनी चाहिए। हाँ, वो आपके स्टैंडर्ड चप्पल से ही काम हो रहा है, जैसा अभी आप बताया साहब। हाँ जी, वो स्टैंडर्ड शूज, स्टैंडर्ड चप्पल सब ITI मार्क्स वाले लेता हूँ। हाँ जी, कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है हाँ, कि आप अवेयर हैं इस चीज को लेकर। हाँ जी, वो आप लोगों के गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं साहब, फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए पूछ रहे हैं साहब, ये रिकवरेबल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल सेल्फ लिमिटिंग है, ये अपने आप ठीक हो जाती है, टाइम लगता है।
अच्छी बात है, राइट। जी सर, कॉल करने के लिए थैंक यू सर। अच्छा सर, आप मोस्ट ऑफ को कह रहे हैं कि आप हाई हील पहनिए। हाँ। महिलाएं तो भाई बिना हील के चलती ही नहीं हैं, और सबसे ज्यादा परेशानियां फिर महिलाओं को ही होती है। एड़ी में नहीं होता, जो हाई हील पहनती हैं उनके एड़ी में दर्द नहीं होता, कमर में हो जाता है। अच्छा, ये रहता है। हाँ। ऐसा कंसेप्ट क्यों? ये एड़ी ऊंची होने से बायोमैकेनिक्स जो होते हैं बॉडी के, वो चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल लंबर कर्व जो है आगे की तरफ होता है यूं, जी, तो वो एग्रेवेट हो जाता है। ऐसा तो नहीं सर कि महिलाओं से भी एड़ी का दर्द डरता हो इसीलिए कमर में दर्द होने लग जाता है चलिए, तो एक मजाक था। लेकिन सर हाँ, मेरा एक सवाल आपसे और था कि ड्रिंक्स की बात करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या हार्ड ड्रिंक्स, आज जो यूथ है सबसे ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करता है। ये चीजें किस हद तक हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि आजकल छोटे बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, कैफीन का यूज, कॉफी जो है हम लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। बोन्स पे मैं आपको बताऊं क्या क्या नुकसान करता है, खासकर ऑस्टियोपोरोसिस क्या क्या करता है। जी। एक तो अल्कोहल, जी, स्मोकिंग, सॉफ्ट ड्रिंक, और टू मच ऑफ कैफीन, कॉफी, और टू मच ऑफ प्रोटीन्स, जी, ये सब चीजें जो हैं बोन्स को वीक कर देती हैं। जी। और जहां तक है सवाल बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का, जी, एक तो बोन्स वीक करने के लिए कहावत है, शॉर्ट, स्लिम, फेयर, स्मोकिंग लेडी, जी, दे आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस। जी सर, सब एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि इसमें लेडी भी आ चुका है। शॉर्ट स्लिम का मतलब है बोन, पीक बोन मास होता है 30 साल की उम्र में, टोटल बोन जो होती है बॉडी की, दैट इज नोन एज पीक बोन मास। जी। वो शॉर्ट स्लिम लेडी में कम होएगा, तो फिर अपने आप जो बोन वीक होती जा रही हैं वो अपने आप वीक हो जाएंगी। जितना पीक बोन मास ज्यादा होगा उतना ऑस्टियोपोरोसिस कम होएगा। तो शॉर्ट स्लिम लेडीज का पीक बोन मास कम होता है। फेयर लेडीज में पिगमेंटेशन कम होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज से विटामिन डी कम बनता है। जी। स्मोकिंग तो जो है वो दैट इज बैड फॉर बोन्स, और लेडी फीमेल्स में हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। सो दिस इज रिस्क फैक्टर, शॉर्ट स्लिम फेयर स्मोकिंग लेडी। जी। और इसका प्रिवेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन आपको मैं बताऊं, ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के लिए लोडिंग, बोन की लोडिंग जरूरी है। जी। जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, इससे कोई फायदा नहीं होता बोन्स में। जी। लोडिंग जरूरी है, और आइडियली वन शुड टेक 10,000 स्टेप्स पर डे। ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए 10,000 स्टेप रोज के जरूरी हैं। कदम चलने पड़ेंगे। कदम 10,000 कदम। जी। या फिर 4 घंटे खड़े रहना, ये चीजें बोन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जी। इसके लिए आपने देखा होगा फिट बैंड आते हैं आजकल, लोग फिट बैंड पहनते हैं कदम नापने के लिए कि दिन भर में कितने कदम चले। जी। तो 10,000 कदम या 4 घंटे की लोडिंग जरूरी है बोन को स्ट्रॉन्ग करने की। जी। कहीं ना मतलब वॉक हो गया है, फिर किसी तरह से आपके पैरों के कदम चलने चाहिए। आप सिटिंग में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बोन्स मजबूत होगी। हाँ। इस तरह की बीमारी से बचने के लिए। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि प्रोटीन का भी ज्यादा होना कहीं ना कहीं बोन्स को कमजोर करता है। तो आई थिंक वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि प्रोटीन्स बॉडी में ज्यादा कैसे जाता है। क्या हमारी डाइट शेड्यूल की वजह से ही प्रोटीन डाइट से जाता है? ये मैं आपको बताऊं, जो सैटरडे संडे पार्टीज होती हैं जी, इसमें अल्कोहल चलता है जी, या सॉफ्ट ड्रिंक चलती है जी। फिर खाने में नॉन वेज चलता है जी, तो प्रोटीन हो जाता है जी। फिर उसके बाद कॉफी होती है। तो ये सारी चीजें ऑस्टियोपोरोसिस करने वाली हैं। जी। अच्छा, जो बच्चों को जो हम डाइट देते हैं दाल वाल, उनसे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? मतलब नहीं, दाल वाल विद इन लिमिट्स प्रोटीन तो नहीं करते। टू मच ऑफ प्रोटीन से क्या होता है, कैल्शियूरिया हो जाता है जी, कैल्शियम यूरिन में निकल जाता है जी, तो बोन्स वीक हो जाती हैं। टू मच ऑफ प्रोटीन या टू मच ऑफ कैफीन। ओके, हेलो। जय हिंद। जय हिंद सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर अपना सवाल कीजिए। जी, मैं तेजदान चारण अर्ज कर रहा हूँ। जी सर। मैं एक्चुअली हमारे यहाँ लाइट चली गई अभी जस्ट जी। कौन विशेषज्ञ बैठे हैं, थोड़ा बताएंगे तो मैं सवाल पूछूं। जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद काटजू। हाँ, काटजू साहब। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। गांधी हॉस्पिटल से स्टाफ अर्ज कर रहा हूँ, पीबीएक्स से तेजदान चारण। अच्छा, चारण साहब बोलो बोलो। सर आपसे मिलके तो बहुत बहुत
ऐसा लगा जैसे भगवान से मिल गए हो। नहीं जी बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप अस्थि रोग के बारे में डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। मेरी 53 साल की एज हो गई है। हाँ। और ये जब मैं चलता हूँ, हाँ जी, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या उतरता हूँ, हाँ जी, तो घुटनों में दर्द होता है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नीचे के पंजे का जो जॉइंट है, हाँ जी, वो भी दर्द करता है। हाँ जी। और कभी कभी बॉडी एक्सरसाइज करने को मन करता है। हाँ जी। और ये खास तौर से जो पाँव से चलने वाला मामला है, हाँ, इसमें थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ कार्य साहब। उठने बैठने में तो कमजोरी नहीं है ना? हाँ सर, उठने बैठने में तो कमजोरी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं सर। उठने बैठने में डांस करता हूँ, खाना खाता हूँ, ये सब करता हूँ। ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते हुए पता नहीं क्यों दर्द होता है घुटनों में। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में सीढ़ी चढ़ना उतरना या रैंप पे चढ़ना उतरना सब मना होता है। अच्छा। हाँ, और नीचे बैठना भी मना होता है। अच्छा। और सीढ़ी चढ़नी जरूरी है तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जी फरमाइए। चढ़ते वक्त आप जिस दोनों घुटनों में से जिसमें कम दर्द है ना, उसको आगे रख के चढ़िए। अच्छा, धन्यवाद। और उतरते वक्त जिसमें ज्यादा दर्द है वो आगे रखिए। हाँ, मेरा लेफ्ट जो पाँव है, हाँ, उसमें दर्द कम होता है। हाँ, राइट वाले में ज्यादा होता है। हाँ, तो चढ़ते वक्त वो पैर आगे रखिए जिसमें कम है। अच्छा, उससे कुछ फायदा होगा? बहुत फर्क पड़ेगा। और जैसे मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आकर के घर पे। हाँ, कभी भी आइए। आज रोने वाला हूँ बहुत जल्द। हाँ, कभी भी आइए। आज आप आए, इस शो में स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत खुशी हुई मुझे। मैं इस चैनल का परमानेंट कॉलर हूँ। अच्छा, जी अच्छा। हाँ। आपको आज सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। सर हमें भी बेहद खुशी हो रही है। हमने तो वार्मली वेलकम किया ही था सर का, आपने भी हमारे बिहाफ पे एक बार उनका फिर से वेलकम कर दिया। थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद। जी जय हिंद। अच्छा सर, एक बात मुझे नहीं समझ आई, जैसे कि आपने उनको जो लॉजिक दिया कि जिसमें दर्द हो उसे ऊपर पहले रखें और आते वक्त वो बाद में रखें, इसका क्या रीजन? इसका रीजन ये है कि ऊपर जाते वक्त घुटना मुड़ता है। ओके। और नीचे उतरते वक्त घुटना सीधा रहता है। अच्छा। तो घुटना मुड़ेगा तो दर्द करेगा, सीधा रहेगा तो नहीं करेगा। अच्छा। तो उतरते वक्त आप सीधा मतलब दर्द वाला आगे रखेंगे ना तो सीधा रहेगा। ओके। और चढ़ते वक्त आगे रखेंगे वो मुड़ा होएगा जी, तो वो नॉर्मल वाला होना चाहिए। तो ये सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ही है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द के लिए? किसी को भी अगर ये कॉम्प्लिकेशन है तो ये घुटने के दर्द के लिए। ये आपने जादू की छड़ी घुमा दी, मतलब एक बहुत तर्क वाला लॉजिक है, लेकिन है बहुत सही काम का भी है, बहुत अच्छा है। अच्छा सर, अब मैं आपसे एक जेन्युइन एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका आप शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दीजिएगा कि हालांकि हेल्थ ऐसी चीज़ है कि अप्स डाउन तो चलते रहते हैं, बीमार होना कोई हैरानी वाली बात नहीं, शरीर है तो कहीं ना कहीं अप्स डाउन तो आएंगे, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है, श्योरिटी तो नहीं कह सकती लेकिन फिर भी ऐसा कोई तरीका है कि जो हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम से, एक्सीडेंट के अलावा उनसे बचने का क्या बेसिक तरीका हो सकता है जिसे हम अपना सकते हैं और इनसे दूर रह सकते हैं? ये है फिजिकल फिटनेस जी। जॉइंट्स के लिए जॉइंट लुब्रिकेशन एंड लोडिंग दोनों चीजें जरूरी है जी, एंड स्ट्रेंथनिंग जी। तो सारे जोड़ों का रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट मेंटेन रखें, उनके जो मसल्स कवर करते हैं जॉइंट को उनको स्ट्रांग रखें और उनको इलास्टिक रखें, मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। और बोन्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया लोडिंग एक्सरसाइजेज जरूरी हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, खासकर कमर के दर्द के लिए जो लोग दौड़ते हैं जी, इसमें अप टू 30 years रनिंग इज गुड, 30 to 50 जॉगिंग इज गुड एंड आफ्टर 50 वॉकिंग इज गुड जी। ये नहीं एक एज के बाद जॉगिंग इज बैड। इसका वजह भी मैं आपको बता दूं कि जब अपन स्टेप्स लेते हैं दौड़ने में तो जितने लंबे स्टेप्स होंगे उतना रीढ़ की हड्डी रोटेट होएगी जी। और रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है वो 5 डिग्री से ज्यादा रोटेट होने पर टेयर हो जाती है। अच्छा। तो 5 डिग्री से ज्यादा रोटेट नहीं होना चाहिए। रनिंग में काफी रोटेशन आता है जी। जॉगिंग में उससे कम, वॉक में नहीं आता। तो एक एज के बाद वॉक इज गुड, रनिंग एंड जॉगिंग शुड बी अवॉइडेड। अपनी एज के हिसाब से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप जैसे यूथ हैं तो फिर एक्सरसाइज ज्यादा उस हिसाब से डिपेंड करता है, और आप एज में चले जाते हैं तो उस हिसाब से बॉडी।
और इसके साथ अच्छी तरह से खाएं और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल बिल्कुल जी, हेल्दी फूड। जी सर, आज आपसे स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू। आज हमारे साथ डॉक्टर थे काटजू साहब और उन्होंने आपसे बात की। विनोद काटजू ने आपको बताया कि किस तरह से आप आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसके लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है और एक्सरसाइज करना। जितना आप बॉडी को मूव्स करवाएंगे, अपनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज में, उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। और थोड़ा सा सावधान रहिए अपनी सेहत को लेकर और हमेशा खुश रहिए। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।